हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के, डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द सर्पेंट, जो कि इंग्लिश क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल 2021 से। सीरियल किलर्स, गैंगस्टर्स, ड्रग लॉर्ड्स और स्मगलर्स की लाइफ बड़ी ही इंप्रेसिव तरीके से, बड़ी ही और एग्जैगरेशन करके एंटरटेनमेंट मीडिया हमेशा कैरी करते रहते हैं, जिसके कारण हम हमेशा इनकी लाइफस्टाइल से बड़े हुक्ड रहते हैं। कई बार लार्जर दैन लाइफ लगने वाले इन कैरेक्टर्स को इतना ग्लोरीफाई करके फिल्मों में भी लाया जाता है कि हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि वाकई में कैरेक्टर्स कैसे होंगे। लेकिन हम सारे जानते हैं कि इन सारे कैरेक्टर्स का अंत या तो पुलिस की गोली से होता है या सलाखों के पीछे। ऐसा ही एक कैरेक्टर मुझे याद आता है जो 2002 की स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की हुई एक फिल्म में था, जिस फिल्म का नाम था कैच मी इफ यू कैन। उस फिल्म में एक कैरेक्टर होता है फ्रैंक अबैगनेल, जो अपने 19वें बर्थडे मनाने तक पैन अमेरिकन वेस्टर्न एयरवेज में नकली पायलट बनकर आधी दुनिया में चेक्स के फ्रॉड कर चुका होता है। फिर एक ट्रू क्राइम एंथोलॉजी सीरीज थी अमेरिकन क्राइम स्टोरी, जिसमें द असैसिनेशन ऑफ जानी वर्साचे वाले एपिसोड में इस फेमस डिजाइनर के किलर को ट्रैक किया गया था और उसके एंटायर बिहेवियर पैटर्न के एनालिसिस को भी दिखाया गया था। फिर थी पिछले साल रिलीज हुई एक ट्रू क्राइम मिनी डॉक्यू सीरीज जिसका नाम था द रीपर, और उसमें फॉलो किए गए थे 1975 और 1980 के बीच में सीरियल किलर पीटर सुटक्लिप्स के किए गए 13 महिलाओं के मर्डर्स। इस फेहरिस्त में फिर एक बड़ा नाम है और वो है 2007 में बनी डेविड फिंचर की फिल्म द ज़ोडियाक का। इसमें एक सीरियल मर्डरर था जिसे ज़ोडियाक किलर कहते थे और उसने 1960s में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में कई सारे कत्ल कर दिए थे और वो लेटर्स, खून के सने कपड़े और पजल्स भेजा करता था अखबारों के दफ्तर में और पुलिस वालों को चैलेंज किया करता था। इस केस को यूएस का सबसे बदनाम अनसॉल्व केस कहा जाता है क्योंकि ये अपराधी आज तक पकड़ा ही नहीं गया। अब ये फर्क है इस अपराधी में और द सर्पेंट में, क्योंकि ये जो सर्पेंट है ये पकड़ा तो जाता है लेकिन अपनी चालबाजियों के कारण पुलिस को चकमा देकर भागने की क्षमता भी रखता है। इसे सर्पेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सांप की तरह अपने बाहरी आवरण को या अपने स्किन को बदल कर नया आवरण धारण कर सकता है और साथ ही साथ ये बला का धोखेबाज भी है और कुटिल भी। इसका असली नाम है होतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज और इसके पिता इंडियन थे, इसकी माँ वियतनामीज थी और इसकी नेशनलिटी थी फ्रांस की। इस खतरनाक कॉनमैन पर 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं और 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्रीज में एक डॉक्यूमेंट्री थी 2004 में बनी शोभराज और हाउ टू बी फ्रेंड्स विद सीरियल किलर, और फिर 2015 में एक हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है मैं और चार्ल्स, और जिसे डायरेक्ट किया था प्रवल रामन ने और चार्ल्स शोभराज के कैरेक्टर को प्ले किया था रणदीप हुडा ने। इस सीरियल किलर और सीरियल ऑफेंडर की सारी फिक्शनल कहानियों और सारी रियल लाइफ कहानियों को मिक्स करके बड़े ही सलीके और बड़े ही डिटेल में पेश करती है ये सीरीज, जिसका नाम है द सर्पेंट। कहानी उस वक्त की है जब हिप्पी कल्चर अपनी उफान पर था और दुनिया भर के हिप्पीज, यानी कि जिनको वेस्टर्न लॉन्ग हेयर्स भी कहा जाता था, ये नए डेस्टिनेशन की खोज में, नए मंजिलों की खोज में, नई स्पिरिचुअलिटी की खोज में या नए नशे की खोज में दुनिया भर में घूमते रहते थे और एज अ टूरिस्ट, और वो ज़्यादातर साउथ एशिया में आया करते थे। अब इनके लिए मेन चीज़ था कि वो नशा देख लें या तो फिर नई जगह देख लें, लेकिन वो लोग हार्मलेस थे, वो अपने आप में मगन रहते थे और ये लोग थे चार्ल्स शोभराज के। इसका एक इंडियन पार्टनर इन क्राइम अजय था जो इन टूरिस्ट को बहला फुसला कर चार्ल्स के पास ले आता था और चार्ल्स और उसकी कैनेडियन गर्लफ्रेंड इन लोगों को ड्रग्स देकर उन्हें बीमार कर देती थी और फिर उन लोगों का ट्रैवलर्स चेक्स और फिर उनका पैसा और उनके गहने वगैरह जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है, उनका पासपोर्ट भी अपने पास रखते थे, वो सारी ये चीजें लूट लेते थे और फिर उनको मरता छोड़कर दूसरे शिकार की तरफ निकल जाते थे। चार्ल्स शोभराज की पर्सनैलिटी एक डेबोनियर जैसी थी, उसमें खास किस्म का चार्म था, एक सेक्स अपील थी, लेकिन उसके भीतर वो बड़ा ही क्रूर और बड़ा ही मतलबी इंसान था। वो जिंदगी भर अपने माँ बाप का द्वेष करता रहा और साथ ही साथ अपने एशियन ओरिजिन के इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को भी पाले रहा।
कई सारे हिप्पी बैकपैकर्स चार्ल्स शोबराज के विक्टिम्स थे और उनमें था एक डच कपल जिनको बैंकॉक में चार्ल्स शोबराज ने मरवा दिया था। और उसकी खोज में था एक डच डिप्लोमेट जो इतना ऑब्सेस था कि उसकी ऑब्सेशन की हद ये थी कि वो 24 घंटे सिर्फ चार्ल्स शोबराज को पकड़ने की ही सोचा करता था और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। और ऐसे में चार्ल्स शोबराज फ्रांस में अपने आप को हीरो और रत्नों का व्यापारी बनकर एज ए जेम डीलर डील कर रहा था। यूएस में वियतनाम वॉर से यंग जनरेशन खफा थी और साथ ही साथ यूरोप में भी एक खास किस्म का अनइजीनेस और रेस्टलेसनेस था, एक फ्रस्ट्रेशन था। इसलिए सारे ये टूरिस्ट थे जो कि नॉवेल्टी ढूंढ रहे थे, एडवेंचर ढूंढ रहे थे, सेल्फ डिस्कवरी ढूंढ रहे थे और उनकी इन कमजोरियों का फायदा लिया चार्ल्स शोबराज ने। वो सोशियोपैथ था, एक ग्लोरियस गिगोलो था, मैनिपुलेटिव था, साथ ही साथ उसे अपने चार्म पर बड़ा घमंड था और साथ ही साथ उसे कहीं पर भी अगर जेल में पकड़ा भी गया तो वहां से भागने का उसे अपने आप पर बड़ा गुमान था। इस सीरीज के इन 8 एपिसोड्स में उसकी सारी मॉडस ऑपरेंडी को दिखाया गया है जो कि सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडिया, फ्रांस और नेपाल जैसे राष्ट्रों में फैली हुई थी। साथ ही साथ उसका राइट हैंड अजय, उसकी कैनेडियन गर्लफ्रेंड और उसकी माँ के बीच का आंतरिक कलह भी बड़े ही स्पष्ट और बड़े ही कमाल के तरीके से उजागर किया गया है। लेकिन इन सारी प्रोसेस में कहीं पर भी उसे ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। उसके चेहरे से असली नकाब उठाया गया है और बड़ी पेशेंस से देखी जाने वाली इस सीरीज को देखने के मैं कम से कम आपको 9 रीजंस दे सकता हूं। सबसे पहला रीजन है रिसर्च। इस सीरीज का रिसर्च इंप्रेसिव है। सारे कैरेक्टर्स का ग्राफ, उसके अलावा उस वक्त का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके अलावा सारे ही कैरेक्टर्स का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और फिर उस वक्त के मॉडस ऑपरेंडी के वक्त क्रिएट किए गए अलग अलग राष्ट्रों के एटमॉस्फेयर को, ये सारे के ही पीछे बड़े ही एक्सटेंसिव रिसर्च का काम हुआ है और ये एक्सटेंसिव रिसर्च काबिल तारीफ है। दूसरा रीज़न है डायरेक्शन। टॉम शैंकलैंड और हैंस हर्बर्ट्स ने कमान संभाली है डायरेक्शन की और एक बेहद ही फैली हुई कहानी को बड़ा ही कॉन्साइज रूप दिया है। टॉम शैंकलैंड जाने जाते हैं 2012 की रीपर स्ट्रीट और 2014 की द मिसिंग के लिए और इस सीरीज में वो टॉप फॉर्म में है। तीसरा रीजन है राइटिंग। इस सीरीज की राइटिंग में खास किस्म का जादू है जिसके कारण आप अपने आप ही सारे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। सारे ही कैरेक्टर्स अलग अलग देशों के हैं लेकिन उनकी भाषाओं पे और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर पे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को बैलेंस करके एक बड़े ही मैच्योर राइटिंग को पेश किया गया है। चौथा रीज़न है प्रोडक्शन क्वालिटी। सारे ही लोकेशंस में एक ऑथेंटिसिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हाई एंड है और टेक्निकल फिनिश एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पांचवा रीजन है ताहिर रहीम। इस फ्रेंच एक्टर ने इस चार्ल्स शोबराज के कैरेक्टर को एक अलग लेवल दे दिया है। यह एक्टर कॉर्सिकन, अरेबिक, स्कॉटिश, फ्रेंच और अमेरिकन सिनेमा और सीरीज करता है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुका है एज अ बेस्ट एक्टर। इस कैरेक्टर में ताहिर रहीम ने उसके न्यूसेंसेस, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसके मैनरिज्म और चार और साथ ही साथ उसके डिटैचमेंट को बड़ी ही खूबसूरती से उभारा है। छठा रीजन है सपोर्टिंग कास्ट। ताहिर रहीम की सपोर्टिंग कास्ट में उनकी गर्लफ्रेंड बनी जेना कोलमैन ब्रिलियंट है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बिली हॉल जो डच ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं। अमेश एदिरावेरा है अजय चौधरी जो कॉम्पिटेबल है। सातवां रीजन है म्यूजिक। डोमिनिक शेरर है स्विस बॉर्न ब्रिटिश कंपोजर जिन्होंने सीरीज का म्यूजिक कंपोज किया है और उन्होंने अलग अलग लैंडस्केप में अलग अलग सीक्वेंसेस में वहां के लोकल म्यूजिक को ब्लेंड किया है इस सीरीज के थीम म्यूजिक के साथ। इसलिए इस पूरे सीरीज में म्यूजिक भी एक कैरेक्टर लगता है। आठवां रीजन है एडिटिंग। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स को 4 एडिटर्स ने अपने आप में बांट लिया है और उन्होंने बड़ा ही ब्रिलियंट काम किया है। ये 4 है हेलन चैपमैन, माल्कम क्रो, डैनियल पाल्मर और मिका लेंस्किनन। स्लिक, स्मार्ट और एजी बन के आया है इनका प्रोडक्ट। और 9वां रीजन है बैलेंस। ये सीरीज कैरिड अवे नहीं होती, वो सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करती और सिर्फ अपनी कहानी के प्रति ईमानदार रहती है। वो जजमेंटल नहीं होती कैरेक्टर्स को लेकर और ये सोचने की समझ वो दर्शकों पर छोड़ देती। वो अपने इस एटीट्यूड के कारण, पीरियड ड्रामा के डिटेल्स के कारण और फिर एक एक्सीलेंट कास्टिंग के कारण सारी चीज़ों को बैलेंस कर देती है।
इन 9 रीजंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का ये एंटी हीरो बड़ा ही जबरदस्त मैनिपुलेटर है और वो धोखेबाजी और स्वार्थ और छल कपट के किसी भी हद तक जा सकता है और साथ ही साथ वो किसी को भी मार सकता है और वो पूरे वक्त अपनी हीन भावना से ग्रसित है और उसके कारण ये सारे क्राइम्स कर रहा है और इसे बड़े ही ईमानदारी से इस सीरीज में दिखाया गया है। ये सीरीज कहीं पे भी किसी भी वक्त इसे ग्लोरीफाई नहीं करती, जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी जीत है। ये कैरेक्टर्स जिस तरीके से है वैसे ही दिखाए जाने चाहिए, ना ही उन्हें हम लार्जर देन लाइफ दिखाएं या ना ही फिर उन्हें दया का पात्र बनाएं। ये जैसे है वैसे ही दिखाए जाएं। छूटे, कमजोर और खोखले, गो फॉर इट।